हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025। बुक का नाम हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका पेपर कोड है G171। ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों, आपके लिए हम पेपर टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा रहे हैं। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे बहुत। तो चलिए देखते हैं। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या भारत का राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या भारत का राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक अध्यक्ष है? यह आप स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष। क्या? कि भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष। ब्रिटेन की तरह भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः ब्रिटिश सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति भी केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही है, न कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष। यह सत्य ही है कि ब्रिटेन या अन्य संसदीय प्रणाली वाले देशों की तुलना में भारतीय राष्ट्रपति को कुछ अधिक शक्तियां प्राप्त हैं तथा आपातकाल में तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, इनको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यों तथा शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस सीमा तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। चौथा पॉइंट है, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों तथा व्यवस्थापन के प्रस्तावों से अवगत कराए। पांचवा, राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखवा सकता है। छठा, नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, भारत के महाअधिवक्ता, भारत के संप्रेक्षक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। सातवां पॉइंट है कि राष्ट्रपति अनेक आयोगों व उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, राज्य भाषा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी और पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है, आठवां, राष्ट्रपति को उपरोक्त पदाधिकारियों को उनके पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त है, परंतु न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष प्रकार का पालन
करते हुए ही हटाया जा सकता है। नवा पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रपति संघीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासन की नियुक्ति करता है। वह राज्य सरकारों को निर्देशित भी कर सकता है तथा राज्यों को पारस्परिक विवादों के समाधान के संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है। अगला पॉइंट है 10वां, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है अतः वह विदेशों में भारत के राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति को युद्ध तथा संधि करने के भी अधिकार प्राप्त हैं, परंतु संसद द्वारा उनकी स्वीकृति आवश्यक है। 11वां पॉइंट, संपूर्ण राज्य के क्षेत्र में कानून को लागू करने का दायित्व राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति राज्य में शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। यदि स्थिति अनियंत्रित होने लगे तो राष्ट्रपति सेना की भी मदद ले सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन यानी प्रशासक है। वहां नियुक्त प्रशासक उसी के नाम से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। वह देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष यानी सेना नायक या सेनाध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र केवल कार्यपालिका शक्तियों तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि वह संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशनों को आहूत कर सकता है तथा स्थगित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों की पृथक पृथक अथवा सामूहिक बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालना यानी डालता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है 4, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेषज्ञ होते हैं मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है यदि इस समुदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। अब तक राष्ट्रपति ने 3 बार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को वह पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। जब संसद के द्वारा पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं। अभी कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति ने लाभ के पद से संबंधित विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दिया था, परंतु जब संसद ने उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके पास भेजा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तथा अचानक किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का होता है। अगला है राज्यों के विधानमंडलों में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कोई विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य तथा अंतर्राज्यीय संबंधों पर प्रतिबंध लगाता हो। राष्ट्रपति की संतुष्टि
राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही कुछ विवरणों पर रिपोर्ट को संसद के समक्ष, यानी कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही कुछ विवरणों पर व रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे भारतीय संप्रेक्षक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्त आयोग की संस्तुतियां, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों की रिपोर्ट। 10वां पॉइंट, राज्य विधानमंडलों द्वारा संवर्धित सूची से संबंधित विषयों के संबंध में पारित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उनके पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही वे कानून का रूप धारण कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने धर्मस्थलीय विधेयक को विधानमंडल के द्वारा पारित हो जाने के बावजूद भी राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए उनके पास भेज दिया था। अगला पॉइंट, धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि सामान्यतः वह विधेयकों पर 11 दिनों के अंदर निर्णय लेता है, परंतु कभी-कभी 3 या 4 सप्ताह भी लग जाते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह एक सार्वजनिक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषित करे कि किसी निश्चित तिथि से किसी प्रमुख बंदरगाह व हवाई अड्डे पर संघ के कानून या किसी राज्य के कानून लागू नहीं होंगे या वे अमुक अपवादों व संशोधनों के साथ लागू होंगे। तीसरा पॉइंट है न्यायिक शक्तियां। ब्रिटेन तथा अमेरिका के राज्याध्यक्षों की भांति भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला पॉइंट, न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, परिहरण और दंड को कम करने का भी अधिकार है। वह निम्नलिखित स्थितियों में दंडित अपराधियों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उन सब अवस्थाओं में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय ने न दिया हो। उन सब अवस्थाओं में जिनमें दंड संघ के किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए मिला हो। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो। वित्तीय शक्तियां, तो साथियों वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। पहला, राष्ट्रपति ही प्रति वर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है। बजट राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पूरक, अतिरिक्त और अपवादभूत अनुदानों की मांग की जाती है। चौथा, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण रहता है। पांचवां, राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। अब है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। तो राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है। संविधान के द्वारा सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति को समस्त प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु व्यवहार में उसकी स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष की है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से कार्यों का संपादन करता है। विद्वानों ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संबंध में काफी वाद विवाद रहा है। कुछ विद्वानों ने भारत के राष्ट्रपति की तुलना में ब्रिटेन के सम्राट से की, तो कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राजा से उच्च है। वह ब्रिटेन के सम्राट के समान ही राज्य करता है, शासन नहीं। भारत के राष्ट्रपति के स्वविवेक अधिकार बहुत कम है। उसके समस्त कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श के उपरांत ही संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की अस्पष्टता के कारण ही अनेक मुद्दों पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु दोनों ने समझदारी
परंतु दोनों ने समझदारी से काम लेते हुए स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु इस स्थिति में अल्प परिवर्तन करते हुए संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु वह एक बार मंत्रिपरिषद से अपने परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। पुनर्विचार के उपरांत दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। तो साथियों, ये था आज का क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।